हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल से समथिंग। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप सभी के सपोर्ट एंड एडवाइस से मैंने ऑनलाइन क्लास चलाने का डिसाइड किया था। सो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है एंड उसमें बहुत सारे बच्चे एंड थैंक यू सो मच कि आप सभी ने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की। एंड मैं बता दूं, अगर कोई और भी ज्वाइन करना चाहता है क्लास, देन यू कैन कॉमेंट मी इन दिस कॉमेंट सेक्शन, ओके। एंड आज की इस वीडियो में हम होमर की एलियट पढ़ेंगे। सो मैं बता दूं, होमर की एलियट यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का सिलेबस है। आपके यूजीसी सिलेबस में यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का सिलेबस है। सो होमर की एलियट जो है वो एक ग्रीक एपिक पोयम है। इट प्लेस अ वेरी स्पेशल पोयम इन यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। सो होमर जो था, थोड़ा हम पहले पोएट के बारे में पढ़ेंगे। जब मैं बताई हूँ आप सभी को, जब भी हम कोई नॉवेल, स्टोरी या फिर पोयम पढ़ते हैं या फिर एपिक पढ़ते हैं तो उसमें हम जो उसके राइटर होते हैं, पोएट होते हैं, उनके बारे में पहले जानते हैं। सो होमर कौन था उसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ जान लेंगे। बिकॉज ऐसा तो कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है कि होमर ने अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं, बट बेसिक नॉलेज से ये पता चलता है कि होमर एक ग्रीक पोएट थे एंड होमर वॉज अ ब्लाइंड सिंगर इन 18th सेंचुरी। सो आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सो होमर ने अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं। एंड ये जो स्टोरी है एलियट, वो बेसिकली ट्रोजन वॉर पे बेसिस है। सो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड इस एपिक को पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि इसका जो बैकग्राउंड टॉपिक है वो एपिक है, ओके। द एपिक करके आपका बैकग्राउंड टॉपिक है। जब मैंने सिलेबस बताया था तो उसमें बैकग्राउंड टॉपिक में यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में मैंने आपको द एपिक भी लिखवाया था। सो मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूं कि एपिक होता क्या है। बेसिकली एपिक वेरी लॉन्ग एंड एक्सिस्टिंग, मतलब कि जो बहुत ही लंबी पोयम से मिलके बना होता है उसी को हम एपिक कहते हैं। जैसे महाभारत है, हम सब जानते हैं, मैंने पहले भी बताया, महाभारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी एपिक है। एंड जो होमर की एलियड है वो यूरोप की सबसे बड़ी एपिक है। सो जो एपिक है वो बहुत सारी पोयम से मिलकर बनी रहती है। अगर इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन में बताऊं तो एन एपिक इज अ लॉन्ग पोयम और अदर वर्क ऑफ आर्ट सेलिब्रेटिंग हीरोइक फीट्स। Epic can be used as an adjective to describe something historically important, lasting and complex, which means जिसमें कोई राजा हो, कोई प्रोफेसी हुई हो, किसी महानता का जिक्र हो, किसी रिलीजन का हो एंड उसमें गॉड की भी पार्टिसिपेंट हो। विच मीन कि ऐसी पोयम जिसमें ये सारी चीज़ें हो और उसमें खुद भगवान आके आपको उसमें अपना कुछ करके दिखाए, कुछ पाठ करके अपना दिखाए। जैसे हम देखते हैं महाभारत में, उसमें खुद भगवान आते हैं, लॉर्ड कृष्ण आते हैं एंड उनके अलावा भी बहुत सारे देवता आते हैं। इंद्र भगवान हुए, सूर्य भगवान हुए एंड उसी तरह उसमें एक रिलीजन को दिखाया गया है, विच मीन्स कि हिंदू रिलीजन को दिखाया गया है। एंड उसमें एक प्रोफेसी हुई रहती है एंड उसमें महानता का जिक्र किया जाता है एंड इसके साथ ही वहाँ उसमें भी एक राजा होते हैं। तो इसी तरह आप समझ ले कि होमर की एलियट जो है वो एक एपिक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि होमर की एलियट में किन किन बातों का जिक्र हुआ होगा। सो यहाँ तो आप समझ गए कि उसमें एक किंग होगा, उसमें एक प्रोफेसी हुई रहेगी एंड उसमें रिलीजन के बारे में दिखाया जाएगा। साथ ही कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जिसमें जिस तरह से महाभारत में अर्जुन और कर्ण को ग्रेटेस्ट दिखाया गया, उसी तरह इसमें भी कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको ग्रेट वॉरियर दिखाया गया है एंड साथ ही इसमें गॉड ने भी पार्टिसिपेट किया है। सो थोड़ा पोएम के बारे में भी बता दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो एंड एग्जाम में आ भी सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड पोएम। सो एपिक के बारे में तो बता दी विच इज लॉन्ग पोएम, बट पोएम इज लाइक अ शॉर्ट लाइन्स से A piece of writing arranged in short lines से poem try to express thoughts and feeling with the help of sound and rhythm। जिसको छोटी बातों में किसी बात को छोटी तरह से कहा जाए उसे ही हम बेसिकली पोएम कहते हैं, जिसमें साउंड एंड रिदम का यूज होता है। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। राउंड हो गया, आपने पोएट के बारे में जान लिया। अब मेन बचता है आपकी स्टोरी क्या है, इसमें आपको क्या देखना है, क्या पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने बताया, दिस स्टोरी इज बेसिकली लिंक विद ट्रोजन वॉर। सो ट्रोजन वॉर के बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि ट्रोजन वॉर क्या है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो स्टोरी है वो एक ट्रॉय नाम की जगह एंड एक्निक नाम की जगह के बीच में हुई रहती है। जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान ये सब एक नेम है, उसी तरह ट्रॉय भी एक जगह का नाम है एंड एक्निच भी एक जगह का नाम है जो कि ग्रीक में है। के बीच में युद्ध हुई रहती है। तो बेसिकली ये स्टोरी दो प्लेसेस के बीच होती है, जिनमें एक तो
सिटी ऑफ ट्रॉय रहता है जिसका अब नाम है एलियट। सो जैसे हमारे इंडिया का बहुत सारा नेम है, वैसे ही आप समझ लो सिटी ऑफ ट्रॉय का नेम अब जाके एलियट पड़ा है, ठीक है। एंड एक एक्निज एक जगह का नाम है जो कि ग्रीक में है। सो इन दोनों प्लेसेस के बीच से वॉर होता है। सो ये स्टोरी उसी पे बेसिस है। तो आप देख सकते हो जो एक्निज का लास्ट का वर्ड है ANS से, एंड जो ट्रॉय का वर्ड है उन्हीं दोनों को जोड़ कर बना है ट्रोजन। तो सो इसी को कहा गया ट्रोजन वॉर, यानी जो इन दोनों देशों इन दोनों जगहों के बीच जो वॉर हुई है उसे कहा गया है ट्रोजन वॉर। तो आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ट्रोजन वॉर आखिर था क्या। तो यहाँ पे स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि ये इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं एंड इनके इस कैरेक्टर्स का रोल क्या है। कैरेक्टर वो है हेलेन। हेलेन के ही इर्द गिर्द हम कह सकते हैं ये स्टोरी घूमती है, बिकॉज उसी को पाने के लिए ये वॉर हुआ रहता है, ट्रोजन वॉर, दो देशों के बीच में। तो हेलेन जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की उसको बताया गया। जैसे अभी गनम शकुंतला में मैंने बताया था आपको कि कालिदास ने मेनका एंड शकुंतला, जो कि शकुंतला मेनका की बेटी थी, उन दोनों को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बताया है। तो इसी तरह एपिक में वो भी एक एपिक था, ये भी एक एपिक है। इसमें भी हेलेन को दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी बताया गया है। एंड ये जितने भी कैरेक्टर्स मैं आपको बताऊंगी वो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में एंड ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश भी यूरोप में ही है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, उसमें ब्रिटिश भी है। आगे आप जाके पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत जगह इन सारे कैरेक्टर का यूज किया गया। सो आप ध्यान से इसको सुनना, सारे कैरेक्टर को याद कर लेना। सो एक किंग है जो कि भाई है पेरिस से। सो पेरिस प्रियम का बेटा है एंड हेक्टर जो कि किंग है उसका भाई है। सो पेरिस और हेलेना एक दूसरे के रहते हैं। सो यहाँ पे अभी मैं आपको कैरेक्टर के बारे में बता रही हूँ। सो इसके बाद है मेलिनस। मेलिनस जो है वो हेलेन का हस्बैंड है एंड किंग ऑफ एक्निज है, जो कि एक ग्रीक में एक जगह है एक्निज, वहाँ का वो किंग है। तो यहाँ तक आई थिंक आप समझ गए होंगे। एंड हेक्टर जो कि वो भी एक अच्छा वॉरियर है एंड वो किंग है ट्रॉय का एंड उसके फादर है प्रियम। तो यहाँ ये कैरेक्टर आप समझ गए होंगे। एंड जो और मेजर कैरेक्टर हैं वो हैं एक्लिज। जिसे हम ग्रेटेस्ट वॉरियर इस नॉवेल में दिखाया गया है, तो हम उसे ग्रेटेस्ट वॉरियर कह सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको हम देखेंगे एगेमेनोन को भी एक काफ़ी अच्छा वॉरियर बताया गया है, जो कि एगेमेनोन एंड एक्लिज हैं, वो एक्निज जो कि ग्रीक में है उस प्लेस की तरफ से लड़ते हैं। सो ये थे मेजर कैरेक्टर्स है। इसके अलावा थोड़े बहुत गॉड्स का भी पार्टिसिपेंट्स है इसमें, जैसे अपोलो हैं एंड अदर गॉड्स है, जो कि मैं आपको नॉवेल पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। सो आई विश कि आप कैरेक्टर को समझ गए होंगे। तो अब मैं स्टोरी बताती हूँ। दिस स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम अ बॉय हुज नेम इज पेरिस। ही वॉज द सन ऑफ फॉर्मर किंग ऑफ ट्रॉय हुज नेम इज प्रियम। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो प्रियम का बेटा रहता है। फॉर्मर किंग इसलिए प्रियम था बिकॉज अभी जो प्रेजेंट में किंग है वो है हेक्टर है ट्रॉय का। ओके, तो हेक्टर जो है वो बड़ा बेटा रहता है प्रियम का एंड पेरिस का एल्डर ब्रदर रहता है। तो पेरिस इस वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन हेलेन, जैसे कि मैंने पहले बताया, उसको अपने पास ले आता है, या ये भी कह सकते हैं हेलेन उसके पास चली जाती है। सो ये दिस स्टोरी इज बेसिकली मूव्स अराउंड हेलेन who is the most beautiful girl in the world। so उसके ऊपर एक श्राप रहता है so that कि उससे कोई शादी नहीं कर सकता है। so बहुत ही दिनों बाद एक मेलिनियस नाम का किंग रहता है, जो कि एक्निज का किंग रहता है। एक्निज जो कि ग्रीक में है, उसकी शादी हो जाती है हेलेन से। जब पेरिस हेलेन को अपने पास लाता है तो एक्निज का किंग रहता है उसको गुस्सा आ जाता है। उन्होंने बड़ी सी आर्मी तैयार की रहती है ट्रॉय पर अटैक करने के। देन वे बाय फोर्स हेलेन को जीतना चाहते थे, बट व्हेन दे गो इन सिटी ऑफ ट्रॉय दैट टाइम दे सी ट्रॉय की बड़ी बड़ी वॉल थी काफ़ी ज़्यादा। सो वो इस पे अटैक नहीं कर पा रहे थे और वापस भी वो नहीं लौटे बिकॉज दे वांटेड कि वो वापस हेलेन को लेकर ही लौटेंगे। सो 1 और 2 ईयर्स नहीं बल्कि वे लोग पूरे 10 साल के लिए उन्होंने वहाँ पे कैंप लगा लिया और वहीं पर रुक गए।
जब उनका 9th ईयर चल रहा था वहीं रहते रहते, तो सो ऐसा नहीं था कि वो किसी दूसरे सिटी पर अटैक नहीं कर रहे थे, जितनी भी नियर बाय सिटीज़ थी उस पर अटैक करते थे। तो आसपास की सिटीज़ में हरा के और आसपास की सिटीज़ के लोगों में काफ़ी डर फैल जाता था। एंड वहाँ की सिटीज़ को हरा के वहाँ की खूबसूरत औरतों एंड बहुत सारा खजाना लूट कर वो अपने जगह पे जहाँ ग्रीक में जाके वो भेज देते थे। उसी सिटीज़ में से एक क्राइसिस नाम का पृष्ठ उनके पास आया उनके कैंप में। एंड उनके लीडर, जैसा कि मैंने बताया, एगेमेनॉन उनका एक लीडर था जो कि काफ़ी अच्छा वॉरियर था, को बोलता है कि तुम लोग मेरे बेटी को पकड़ कर लाए हो, उसे कम से कम छोड़ दो। देन एगेमेनॉन मना कर देता है। प्रिस्ट क्राइस्ट है हु वॉज डिवोटी ऑफ गॉड अपोलो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे कल्चर में जैसे भगवान का नेम होता है लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड राम, उसी तरह उनके गॉड का नाम है अपोलो। उन्हीं से वो कहता है, प्रे करता है कि प्लीज गॉड इन लोगों को पनिश कीजिए। उसकी प्रे का असर हुआ। देन गॉड अपोलो ने वहाँ बारिश करवा दी, जिससे एक्निज की आर्मी में प्लेग फैल गया। एंड इस प्लेग ने आर्मी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। एक्निज के किंग ने एक प्रॉफिट से पूछा, जो कि भविष्यवाणी करता है, व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड व्हाट इज दिस सॉल्यूशन। देन वो प्रॉफिट बोलता है कि एगेमेनॉन की तुमने बात सुनकर गलत की, बिकॉज एगेमेनॉन उनकी आर्मी का लीडर रहता है। देन बोलता है कि एगेमेनॉन से कहो कि उस पृष्ठ क्राइसिस की बेटी को उसे लौटा दे, प्लेग है वो खत्म हो जाएगा। एगेमेनॉन ने क्राइसिस की बेटी को कैद किया था जिसका नाम था ब्राइसेल। एंड एगेमेनॉन उसे वापस करना तो नहीं चाहता था, बट उसकी डॉटर को नहीं करता तो ये प्लेग नहीं खत्म होती, और ये प्लेग जो थी वो डे बाई डे स्प्रेड हो रही थी। देन ही डिसाइडेड ही विल रिटर्न हिज डॉटर, बट करेंटली उसकी बेटी जो थी वो वॉरियर एक्लिज के पास थी। जैसा कि मैंने बताया, एक्लिज जो था वॉरियर था, उसे सुपर वुमेन कैसे कह सकते हैं कि लोगों ने वरदान दिया था, विच मीन्स या तो उसके पापा या मम्मी दोनों में से कोई एक के गॉड था। एक्लिज को ऐसा वरदान मिला था कि इसके ऊपर कोई भी वेपन का असर नहीं होगा, यानी उस पर कोई भी हथियार चलाएगा उस पर उसको कोई असर नहीं होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि महाभारत में कर्ण को जो वरदान मिला था उसको रक्षा कवच का वरदान मिला था, जिसके ऊपर कितने भी बाण चलाए जाते थे बट उस पर कोई असर नहीं होता था। एगेमेनॉन ने जब एक्लिज से ब्राइसेल को वापस करने को कहा तो वह एंगर हो गया, एंड ही सेड दैट ही विल नॉट फाइट फ्रॉम देयर साइड, एंड ऑल्सो सेड गो एंड वॉर विद द सिटी ऑफ ट्रॉय विदाउट हिम। बेसिकली एक्लिज वॉर में इनिशियली पार्टिसिपेट तो नहीं करता, लेकिन बाद में जब कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं तो वो वॉर करने के लिए स्टार्ट कर देता है, बट वो आगे मैं आपको सिचुएशन बताऊंगी। अभी मैं बता दूं, सिटी ऑफ ट्रॉय एंड एक्निस दोनों थक गए थे लड़ते लड़ते, तब इन्होंने फैसला किया कि एक ड्यूएल करवाते हैं और इस वॉर को ख़त्म करते हैं। बट ग्रीक्स जब इस वॉर में जीतने लगे तो ट्रोजन्स अपना प्रॉमिस भूल गए, एंड ये आर्मी कई दिनों तक लड़ती रही एक दूसरे आपस में वॉरियर से। पहले बताया पेरिस का एक भाई था हेक्टर, इन दोनों आर्मी में लड़ाई हो रही थी, तभी गॉड्स भी इस वॉर में इंक्लूड हो गए। अपोलो, एफ्रोडाइट एंड एरिस गॉड जो कि ट्रोजन को सपोर्ट कर रहे थे, विच मीन्स कि ट्रॉय को सपोर्ट कर रहे थे, एंड एथीना, हेरा एंड प्यूसिडोन ये सपोर्ट कर रहे थे एक्निज को। ये पूरी तरह पावर से सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि हम देख सकते हैं कि पावर चीज़ों का, मैजिक चीज़ों का यूज होता है, उसी को यहाँ पे पावर कहा गया है। एक्लिज का एक फ्रेंड था जो कि पैट्रिकोलस था, ही वॉन्डर दैट कि वे ना हारे, वो एक्लिज की ड्रेस पहनकर वॉर में चला गया। पैट्रिकोलस एक्लिज का आर्मर पहनकर चला गया वॉर में, बहुत अच्छा लड़ा उसने, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा लड़ा था। उसे ट्रॉय के किंग हेक्टर ने मार दिया, बिकॉज वहाँ का किंग था हेक्टर ट्रॉय का। उसने जो पैट्रोकोलस को हेक्टर ने मार दिया। तो उस समय तो उन लोगों को लगा था कि वो एक्लिज ही है, बिकॉज वो एक्लिज का आर्मर पहन के गया था और इतना अच्छा वॉर कर रहा था। बट जब उन्होंने उसका आर्मर हटाया तो देखा कि वो तो पैट्रोकोलस है। देन एक्लिज वॉज एंगर एंड ही वॉन्ट्स टू रिवेंज। देन वो बैटल में गया, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक्लिज को किसी लास्ट में वो जाता है बैटल में,
एंड उसने बहुत बेरहमी से ट्रोजन्स को, जितने भी वहाँ के वॉरियर थे बैटल में, उन सबको मारा एंड हेक्टर को भी वो लास्ट में मारता है, बिकॉज ट्रॉय का जो प्रेजेंट प्रिंस था, अगर उसे ही मार दिया जाए तो ये जो वॉर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसने हेक्टर को मारा बिकॉज हेक्टर ने उसके फ्रेंड पेट्रोकोलस को भी मारा था। सो उसने हेक्टर को बहुत ही बेरहमी से मारा एंड घसीटता हुआ वो पेट्रोकोलस की बॉडी के पास ले आया, बिकॉज इसी ने पेट्रोकोलस को मारा था। तो 9 डेज तक एक्लिस हेक्टर की बॉडी को पेट्रोकोलस की बॉडी के चारों तरफ घुमाता था, बट लास्ट में प्रियम रिक्वेस्टेड हिम फॉर मर्सी, गिव मी माई सन बॉडी। सो प्रियम के इतना रिक्वेस्ट करने के बाद एक्लिस ने फाइनली उसके पिता प्रियम को, हेक्टर के पिता प्रियम को उसका बॉडी दे दिया। तो ये स्टोरी है यहीं पे एंड हो जाती है, बिकॉज जो प्रिंस है उसी की डेथ हो जाती है। सो एंड हेलेना जो है वो पेरिस के पास ही रहती है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, सो किसी को नोट्स चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में नोट्स के लिए कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, से समथिंग। थैंक यू सो मच।